हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द मैटर ऑफ मैथ्स। तो हम लोगों का जो मेन चैप्टर था कैलकुलस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दो चैप्टर कैलकुलस का पूरा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद में जो हमारा कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि कैलकुलस का होल पार्ट हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। और अब आज इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा शुरू करेंगे। तो अलजेब्रा को लगभग हम लोग ख़त्म ही कर लेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अब हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है। और अलजेब्रा जो हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, लेकिन अलजेब्रा हम बोर्ड पर नहीं, हम अपने कॉपी के नोट से आप लोगों को वहीं कॉपी के नोट से ही समझा देंगे, क्योंकि बोर्ड पर लिखेंगे और आपको समझाएंगे। तो अब आज लगभग 11-12 तारीख हो गया है, तो और आप लोगों का एग्ज़ाम भी है, तो इसलिए पूरा ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो अलजेब्रा को हम लोग अपने कॉपी से ही पढ़ लेंगे। तो चलिए अलजेब्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रा, तो बचपन से ही अलजेब्रा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अलजेब्रा क्या होता है। तो अलजेब्रा द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक्स विथ बेसिक ऑपरेटर्स इज कॉल्ड अलजेब्रा। तो वहाँ अलजेब्रा में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन पढ़े, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन वगैरह वगैरह। 11th क्लास में हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा, जो भी अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। और इस क्लास में हम लोग अलजेब्रा का दो पार्ट पढ़ना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स अलजेब्रा का दो पार्ट हम लोगों को क्लास 12th में पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग अलजेब्रा की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेडिंग अलजेब्रा लिखा हुआ है, और अलजेब्रा में दो पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, जैसा हमने आपको बताया कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट की शुरुआत करते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो इफ़ ए बी सी एंड डी आर फोर नंबर्स, देन सिंबल ए बी और सी डी इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड इट्स वैल्यू इज ए डी माइनस बी सी। यानी कि यहाँ देखिए, अगर कुछ ए बी सी और डी ऐसा लिखा हुआ है, तो ए डी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ए डी माइनस बी सी जो होगा, यही जो हमारा वैल्यू निकल करके आएगा, वह सेकेंड ऑर्डर ऑफ इट्स वैल्यू इज ए डी माइनस बी सी। वही उसका जो वैल्यू होगा सेकेंड ऑर्डर वैल्यू हो जाएगा। कुछ इसी तरह यह डिटर्मिनेंट का सिंबल है। यह क्या है? डिटर्मिनेंट का सिंबल है। उसके बाद ए बी सी एंड डी आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ए बी सी डी जो है डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है। अब एलिमेंट आर इन सेम हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड रॉ। अगर एक ही लाइन में कोई एलिमेंट रहता है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि 1 और 3 है, सेम हॉरिजेंटल लाइन में दोनों है, तो इसको क्या बोलेंगे? रॉ बोलेंगे। और एलिमेंट आर इन सेम वर्टिकल लाइन, और सेम वर्टिकल लाइन में कोई एलिमेंट होगा, जैसे 1 4 हो गया, 3 5 हो गया, यह सेम वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट, इसको कॉलम बोलते हैं। यानी हॉरिजेंटल लाइन में जो एलिमेंट होगा, जैसे 1 3 4 5, तो ये रो कहलाएगा। और वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट होगा, यह कॉलम कहलाएगा। एज ए आई जे एलिमेंट ऑफ आइथ एंड जेथ कॉलम। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? तो ए आई जे एलिमेंट ऑफ आइथ एंड जेथ कॉलम। एक्सपेंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट और ब्रेकिंग ऑफ डिटर्मिनेंट, कि कैसे डिटर्मिनेंट को हम लोग ब्रेक करेंगे। जैसे एक 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ए बी सी हॉरिजेंटल रो में है, फिर डी ई एफ एंड अगेन जी एच आई। तो इसका जो साइन होता है प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो का होता है प्लस माइनस प्लस, सेकेंड रो का होता है माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो का होता है फिर प्लस माइनस प्लस। तो ब्रेकिंग रूल आर एज फॉलोज। तो इसको तोड़ते कैसे हैं? तो फ्रॉम फर्स्ट रो, कहाँ से तोड़ने का शुरुआत करेंगे? तो फ्रॉम फर्स्ट रो हम लोग जो इसकी तोड़ने की शुरुआत करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट रो से करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट रो, तो फ्रॉम फर्स्ट रो इज इक्वल टू ए ई एफ एच आई माइनस बी डी एफ जी आई प्लस सी डी ई जी एच। कैसे तोड़ रहे हैं? तो फर्स्ट रो से तोड़ना है। तो फर्स्ट रो का हम लोग सिंबल जानते थे कि प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट था ए, तो उसको सेकेंड रो और थर्ड रो को ई एफ और एच आई के साथ क्या करना है? ले लेना है। माइनस बी डी एफ जी आई प्लस सी डी ई जी एच।
और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सेकेंड ऑर्डर को हम लोगों ने इससे पहले तोड़ना सीखा था कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ई आई माइनस एफ, तो ए इंटू ई आई माइनस एफ एच माइनस बी इंटू डी आई माइनस एफ जी प्लस सी इंटू डी एच माइनस ई जी। चूँकि यहाँ इस सब का बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ए से इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि सिंबल हम लोगों ने इससे पहले सिंबल लिखा था कि फर्स्ट रो का सिंबल क्या होता है, तो प्लस माइनस और प्लस फ्रॉम सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड कॉलम से तोड़ेंगे तो सेकेंड कॉलम का जो सिंबल होता है माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस बी डी एफ जी आई प्लस ई ए सी जी आई माइनस एच ए सी डी एफ। और इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो माइनस बी डी आई माइनस एफ जी प्लस ई ए आई माइनस सी जी माइनस एच ए एफ प्लस सी जी। इसी तरह से थर्ड कॉलम से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इतना ही से हमारा काम हो जाएगा। अगर थर्ड कॉलम में तोड़ना पड़े तो आप लोग इसी तरह से तोड़ लेंगे। थर्ड कॉलम का जो सिंबल होता है वो फर्स्ट कॉलम की तरह ही होता है, प्लस माइनस और प्लस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इफ़ रो चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम, अगर रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग रे, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। जैसे कि ए बी सी है, तो ए बी सी रो है, तो रो को हम लोगों को कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम को रो में चेंज कर देना है। जो भी कहे ए डी एच, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। इफ़ एनी टू रो और कॉलम आर चेंज, अब इससे अगला है कि अगर कोई दो रो और कॉलम जो है चेंज कर लेता है, इंटरचेंज कर लेता है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज बट साइन चेंज। फिर भी वैल्यू चेंज नहीं होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा? साइन हमारा जो होगा डिटर्मिनेंट का वह सिंबल चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कोई डिटर्मिनेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कोई डिटर्मिनेंट है, तो अगर कोई दो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर रहा है, जैसे कि बीच वाला सेम है, डी ई एफ इंटरचेंज नहीं कर रहा है, लेकिन ए बी सी ने जी एच आई के साथ क्या किया? इंटरचेंज कर लिया, तो इसका सिंबल क्या होगा? डिटर्मिनेंट का चेंज हो गया। अब मान लीजिए कि किसी एक कॉलम ने इंटरचेंज कर लिया। क्या कर लिया? किसी एक कॉलम ने इंटरचेंज कर लिया। जैसे कि आई एफ सी, यह लास्ट वाला कॉलम सेम है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड कॉलम ने क्या किया? इंटरचेंज कर लिया। एच ई बी जो है सेकेंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम में आ गया, वहीं जी डी ए फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम में चला गया, तो फिर इसका सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इससे पहले माइनस सिंबल था, अब क्या हो जाएगा? प्लस सिंबल हो जाएगा। अब कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रॉ और कॉलम टेकन आउटसाइड द डिटर्मिनेंट, यानी कि तीसरा जो हमारा प्रॉपर्टी, कॉमन फैक्टर जो होगा किसी भी एलिमेंट का या किसी भी रॉ का और किसी भी कॉलम या रॉ का जो कॉमन फैक्टर होगा उसको हम लोग बाहर कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 3a 3b 3c है, तो इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट के बाहर 3 कॉमन ले सकते हैं। या किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रो में या डिवाइड करेंगे तो वह हो सकता है। अब है टू एक्सप्रेस ए डिटर्मिनेंट एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट ऑफ सेम ऑर्डर, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो देखिए ए प्लस बी और फर्स्ट कॉलम को हम लोग पढ़े ए प्लस बी प्लस एफ पी प्लस आर है और सी डी जी एच एम एन है, तो क्या हम इसको ए सी डी ई जी एच पी एम एन के फॉर्म में प्लस बी सी डी एफ जी एच आर एम एन के फॉर्म में लिख सकते हैं? यानी कि फर्स्ट वाला को इस दोनों के साथ लिख देना है, फिर सेकेंड टर्म को इस दोनों के साथ लिख देना है, तो ऐसा हो सकता है। यह प्रॉपर्टीज है। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, एक समान है, अगर मान लीजिए कोई दो रो या कॉलम एक समान है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, यानी कि कोई दो रो अगर एक समान हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे ए बी सी फर्स्ट रॉ और थर्ड रॉ सेम है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सीधे जीरो हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगर दे दे 5 7 8 और 9 12 13 फिर 5 7 8, तो वैल्यू सीधे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसी तरह से इसका दो कॉलम सेम है और तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब हमारा जो छठा प्रॉपर्टी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, किसी भी रो के एवरी एलिमेंट को यानी प्रत्येक एलिमेंट को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय इक्वी मल्टीपल क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ वन और मोर देन वन रोज एंड कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज, फिर भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। कैसे? देखिए, अगर यह हमारा डिटर्मिनेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है,
तो अगर हम R1 माइनस R2 करेंगे, R1 को R1 माइनस R2 लिख सकते हैं और R2 को R2 माइनस R3 लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ R1 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, R1 मतलब कि हमारा रो 1 हुआ, तो रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 लिख रहे हैं, यानी कि A माइनस डी, B माइनस ही, C माइनस एफ, और फिर रो 2 को R2 माइनस R3 लिख रहे हैं, D माइनस जी, E माइनस एच, F माइनस आई, और रो 3 को सेम GHI जैसा है वैसा ही रहने देंगे। तो ऐसा हो सकता है, किसी भी एक या दो रो को हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमारा मन हो कि हम किसी एक रो को ही चेंज करें, बस किसी एक रो को चेंज करें, तो क्या हम R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। A प्लस डी प्लस जी, B प्लस ई प्लस एच, C प्लस एफ प्लस आई, और DEFGHI। अब C1, अब हम कॉलम को उसी प्रकार चेंज कर सकते हैं, तो C1 को C1 माइनस C3 लिख सकते हैं, C1 माइनस C2 भी लिख सकते हैं, जो भी मन हो लिख सकते हैं। C1 माइनस C3 हम लोगों ने लिखा है, उसी तरह से यहाँ पर C1 को C1 माइनस 5C2 प्लस 7C3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जिस फॉर्म में भी चाहे किसी एक, लेकिन जो भी काम करेंगे या तो रो में करेंगे तो पूरे रो में करेंगे, या कॉलम में करेंगे तो पूरे उस कॉलम में करेंगे, चाहे फर्स्ट कॉलम में करें, सेकेंड कॉलम में करें, थर्ड कॉलम में करें, लेकिन सेम काम। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शन में, हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे भी, तो उसी तरह से सेम वर्क दोनों में करेंगे। अगर सम करेंगे तो पूरे कॉलम या पूरे रो में करेंगे, या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पूरे कॉलम पूरे रो में करेंगे। उसी तरह से साइन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है? थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। तो उसी तरह से सेकेंड ऑर्डर का प्लस माइनस और माइनस प्लस, माइनर एंड कोफैक्टर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो फर्स्ट रो में M11 माइनर ऑफ 1 क्या हो जाएगा? माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1 हमसे पूछ रहा है, यानी इस 1 का माइनर पूछ रहा है। तो क्या हम इसको ले सकते हैं? 5 6 8 9 ले रहे हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 5 जा 45, 8 6 जा 48, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा -3 आएगा, चूँकि हम इसको तोड़ना जानते हैं कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और माइनस करेंगे। तो 9 5 जा 45, 8 6 जा 48, 45 में से -48 करेंगे तो -3 आएगा। उसी तरह से -12 माइनर ऑफ 2 निकालेंगे, 2 का माइनर निकालना है, तो 4 6 7 9। चूँकि जिस रो या कॉलम को लेते हैं उसके सामने वाले एलिमेंट को हम लोग नहीं लेते हैं। तो 4 6 7 9, और इसको जब हम एलिमिनेट करेंगे या इसको तोड़ेंगे तो 9 4 जा 36, 7 6 जा 42, और माइनस करेंगे तो -6 हमारा आंसर आएगा। उसी तरह से माइनर ऑफ 3 निकाल सकते हैं, तो 3 लेने के लिए हमको 4 5 7 8 लेना होगा, और 8 4 जा 32, 7 5 जा 35, और माइनस करेंगे तो -3 हमारा आंसर आएगा। उसी तरह से कोफैक्टर, तो माइनर होता है कि हम लोग रो में कोई काम करें तो उसको क्या बोलेंगे? माइनर। और कोफैक्टर यानी कॉलम में उसी काम को क्या करें? कॉलम में करें। कोफैक्टर विद साइन होता है और माइनर विदाउट साइन होता है। तो कोफैक्टर A11 कोफैक्टर ऑफ 1 कह रहा है, तो 5 6 8 9 फिर वही काम करना पड़ेगा, फिर -3, और कोफैक्टर ऑफ 2, तो कोफैक्टर और माइनर में बस डिफरेंस इतना ही है। कोफैक्टर और माइनर में बस हम डिफरेंस इतना ही है कि माइनर में हम विदाउट सिंबल लेते हैं और कोफैक्टर में विद साइन। जैसे कि हमको यहाँ पर A12 कोफैक्टर ऑफ 2, तो कोफैक्टर ऑफ 2 यह सेकेंड है, और हम लोग जानते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है? तो प्लस माइनस प्लस। तो इसी तरह से जो कोफैक्टर ऑफ 2 निकालेंगे जिसका सेकेंड नंबर में है, तो यहाँ माइनस आएगा, तो इसीलिए -4 6 7 9, और इसका यहाँ सॉल्व किया तो -6 आया था, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6 आ जाएगा। बहुत हल्का चैप्टर है, ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। बहुत ही आज आसान चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बहुत ही आसान चैप्टर है। अलजेब्रा 12th क्लास का बहुत आसान है। अब हम लोग को यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो डिटर्मिनेंट का यूज, जैसे कि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते थे, डिस्टेंस फार्मूला में भी हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं ताकि हमको बनाने में आसानी हो। जैसे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि ट्रेंगल का अगर हमको एरिया निकालना है तो बाय डिस्टेंस फार्मूला 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट। उसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं हाफ, और डिटर्मिनेंट में लिख देंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1।
और इसको जब हम देन ब्रेक बाय थर्ड कॉलम, और कहाँ से ब्रेक करना शुरू करेंगे, थर्ड कॉलम से ब्रेक करना शुरू करेंगे। किस कॉलम से ब्रेक करना शुरू करेंगे, थर्ड कॉलम से ब्रेक करना शुरू करेंगे, थर्ड कॉलम। तो R1 को हम R1 माइनस R2 लिखेंगे और R2 को R2 माइनस R3 लिखेंगे। उसी तरह से हम स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट जब कोलिनियर पॉइंट होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0 होता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे ही स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन हो जाएगा या कोलिनियर पॉइंट, तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको भी तोड़ेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यह हमारा डिस्टेंस फार्मूला में भी यूज होता है। अब उसी का अगला पार्ट है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरी सिंबल ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इन रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स जो होता है वह रेक्टेंगुलर एरी सिंबल होता है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है, दोनों साइड से सिंगल मोड की तरह लगा देते हैं। ऐसा अगर हम दोनों साइड से सिंगल मोड की तरह लगा देते हैं तो यह हमारा किसका सिंबल होता है, यह डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। लेकिन मैट्रिक्स का सिंबल ब्रैकेट में होता है। मैट्रिक्स का सिंबल जो होता है, साइन ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा होता है, या तो बिग ब्रैकेट होता है या स्मॉल ब्रैकेट होता है। उधर आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना, स्मॉल ब्रैकेट होता है या डबल लाइन ऐसे कर देंगे तो यह होता है। तो यह जो हमारा होगा यह मैट्रिक्स का सिंबल होगा। यही जो यहाँ देख रहे हैं साइन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद ए मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम देन इट इज कॉल्ड m इंटू n ऑर्डर मैट्रिक्स। अब वहाँ हम लोग देखते थे कि इसको देख करके फाइंड करते थे कि यह 2 है तो सेकेंड ऑर्डर, 3 है तो थर्ड ऑर्डर, 4 है तो फोर्थ ऑर्डर। लेकिन यहाँ नहीं, m रोज एंड n कॉलम यानी जितने रोज और जितने कॉलम हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे उतना एडर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ टू रो है और 3 रो है और 2 कॉलम है, तो यह जो मैट्रिक्स होगा वह 6 ऑर्डर मैट्रिक्स होगा। 2 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यह हमारा क्या है, यह भी है, यह हमारा है 3 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। यह क्या है, 3 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 2 एंड ए आई जे बराबर आई प्लस जे। ए आई जे बराबर आई प्लस जे यानी ए आई जे, तो ए आई जे जैसा ही हम करेंगे तो आई जे तो 1 1, तो 1 1 ले रहे हैं तो 1 + 1 बराबर 2। ए 1 2 तो 1 2 बराबर 3। ए 2 1 तो 2 1 बराबर 3। ए 3 2 तो 5 यानी कि ए 3 2 बराबर 3 + 2 5। अब हम लोग का एडिशन इज एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। The addition is possible in 2 same order matrix and it is formed by adding the corresponding elements. एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हो, यानी कि या तो यह जैसे कि यह ए है और यह बी है, यह भी 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यह भी 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसके बीच का सम पॉसिबल है। सम कैसे करेंगे, सम का रूल क्या होता है, तो इसके फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसका फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर देंगे, सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, इसका भी सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से फॉर्मेशन होता है। ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों बात बराबर होता है। 1 + a लिखे तब या a + 1 लिखे तब, तो a + b बराबर b + a होता है। सो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, तो सब्सट्रैक्शन इज पॉसिबल इन 2 सेम ऑर्डर मैट्रिक्स एंड इट इज फॉर्म्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते थे उसी तरह से सब्सट्रैक्शन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और सब्सट्रैक्शन भी जैसे एडिशन तभी पॉसिबल था जब मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए। उसी तरह से सब्सट्रैक्शन भी तब पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा। तो यहाँ देख लीजिए मैट्रिक्स ए जो है हमारा 2 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी जो है हमारा वह भी 2 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका सब्सट्रैक्शन जो है पॉसिबल है। और ए माइनस बी जो है बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बचपन में भी क्लास 6 में भी पढ़ाया जाता है कि सब्सट्रैक्शन डज नॉट ऑबे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ वगैरह।
तो सो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। तो सब्सट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ऐसा नहीं करना है कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है तो यहाँ भी कर दीजिएगा कि a माइनस बी बराबर बी माइनस ए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, अब मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर देन एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। यानी कि किसी भी कांस्टेंट से अगर हम उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सभी एलिमेंट में उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे k के साथ a में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो k के साथ उसके अंदर के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि k के साथ स्मॉल a में, स्मॉल b में, स्मॉल c में, स्मॉल d में, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इफ टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स इक्वल होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ है इफ एक्स जेड माइनस टू वाई पी प्लस फोर बराबर 2 4 6 8 है देन फाइंड एक्स वाई जेड पी। तो यहाँ कह रहा है कि इसके सभी एलिमेंट्स इक्वल है, यानी कि इक्वलिटी मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्स वाई जेड पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स बराबर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब जेड माइनस टू बराबर 6 लिखेंगे तो जेड बराबर 8 हो जाएगा। उसी तरह से पी प्लस 5 बराबर 8 लिखेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 तो 3 हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी कि केवल एक ही रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। वो या 1 into 4 ऑर्डर का है, या कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 into 4 ऑर्डर का है। और यह कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, वह 3 एलिमेंट का हो, 4 एलिमेंट का हो। जैसे कि यह एग्जाम्पल हमने लिया है 3 into 1 ऑर्डर मैट्रिक्स है। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है वह लेस देन नंबर ऑफ, यहाँ एग्जाम्पल देखिए, यानी कि नंबर ऑफ रो ज़्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो वह क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। उसी तरह से होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, वर्टिकल मैट्रिक्स में यहाँ देखिए, वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। या 4 into 2 ऑर्डर का एग्जाम्पल हमने लिया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ कॉलम बराबर नंबर ऑफ कॉलम बराबर नंबर ऑफ रो होना चाहिए। जैसे 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स ले सकते हैं, 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स ले सकते हैं, 4 into 4 ऑर्डर मैट्रिक्स ले सकते हैं, डेट्स ऑल। अब प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, तो इन स्क्वायर मैट्रिक्स 2 diagonals are formed. One is left hand side and diagonal and other is right hand side diagonal. Left hand side diagonal is called principal diagonal. यानी कि यह जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का जो यह हमारा डायगोनल होगा इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। ऐसे इसमें एक और डायगोनल फॉर्म होता है 3 5 7, लेकिन वह राइट हैंड साइड डायगोनल है। तो हमको राइट हैंड साइड डायगोनल नहीं लगाना है, प्रिंसिपल डायगोनल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल जो होगा वही प्रिंसिपल डायगोनल होगा। तो अगर ऐसा मैट्रिक्स कोई हमको दे देता है और इसमें से पूछता है कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा लिखिए, तो इस तरह का, जैसे इस मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, 1 5 और 9 हो जाएगा। अब यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, यानी कि जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। यूनिट का मतलब होता है क्या, 1। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ देख लीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है। यही नहीं इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, 1 1 1। यहाँ भी 1 1 1। तो यह क्या कहलाएगा, यूनिटी मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। अब स्केलर मैट्रिक्स तभी होगा जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 2 2 2, तीनों क्या है, इक्वल है। तीनों क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स तीनों इक्वल है और बाकी एलिमेंट्स 0 है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स जो ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स
छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट 0 होना चाहिए, जिससे इसमें 2 3 5 है, बाकी सारा एलिमेंट क्या है 0 है। अब इफ ए बराबर 2 3 4 5 6 7 3 4 8 का कोई मैट्रिक्स दे दिया है, तो कह रहा है फाइंड ए प्लस 3, यानी कि ए में 3 ऐड करने के लिए। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 ऐड करना है, यानी कि यूनिटी मैट्रिक्स से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए का जो वैल्यू होगा वो ए प्लस 3i। तो 3 इंटू आई के बदले यूनिट मैट्रिक्स ले लेंगे, तो 3 और उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है 3 + 3, और जोड़ का हम लोग रूल जानते हैं कि सब एलिमेंट को सबके साथ जोड़ना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ जोड़ना है। तो यहाँ 3 2 5 हो जाएगा, 3 0 3 हो जाएगा, 4 0 4 हो गया, 5 0 5 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 0 7 हो गया, 3 0 3 4 0 4 8 3 11। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी डेट इज ए बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन, तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए बराबर नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम जो है नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम अगर 3 है तो नंबर ऑफ रो भी कितना है 3 है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ था तो उसका मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और सम हो जाएगा। तो ए पी प्लस बी आर प्लस सी टी, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ए बी होगा बी ए एग्जिस्ट नहीं होगा। बी ए एग्जिस्ट क्यों नहीं होगा, यहाँ देख लीजिए, ए बी एग्जिस्ट होगा, ए और बी एग्जिस्ट होगा, चूंकि नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम है। लेकिन बी ए एग्जिस्ट क्यों नहीं होगा, चूंकि नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है, इसलिए बी ए एग्जिस्ट नहीं होगा, सिर्फ ए बी एग्जिस्ट होगा। और ए बी कैसे एग्जिस्ट होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, और जैसे कोस्ट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही इसका भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब जीरो मैट्रिक्स, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए वह क्या कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इफ रोज चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का मतलब हुआ कि रो कॉलम में बदल जाए या कॉलम रो में बदल जाए, वह क्या कहलाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। उसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा वह इस 1 2 3 जो हमारा यह क्या है रो में है, तो इस रो को हम कॉलम में लिख सकते हैं, 4 5 6 जो रो में इसको कॉलम में लिख सकते हैं, या 1 2 3 जो हमारा कॉलम में है इसको हम रो में लिख सकते हैं। तो अगर हम एक बार इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा, और डबल ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिलेगा फिर हमारा वही एलिमेंट दोबारा मिल जाएगा। यानी कि अगर हम ए डैश को दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 फिर हमारा रो में चला जाएगा, 4 5 6 फिर हमारा अगेन सेकेंड रो में चला जाएगा। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए बराबर ए डैश। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब ए बराबर ए डैश हो, यानी कि ए अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर ए बी सी डी ई एफ सी ई एफ है, यानी कि इधर से भी ए बी सी इधर से भी ए बी सी, नहीं दिख रहा है अब दिख रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है कि ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब ए बराबर ए डैश हो। तो इसको यह जो हमारा यह रो है, मान लीजिए यह रो है, इसको कॉलम में लिखना है ए बी सी, तो इसका जो कॉलम हो इसके कॉलम के बराबर होना चाहिए, कि इधर से भी ए बी सी इधर से भी ए बी सी, इसको कहीं से भी चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए बराबर माइनस ए डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए माइनस ए डैश के बराबर होना चाहिए। जैसे ए हमारा है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, तो इस तरह से हम जब ए डैश में चेंज करेंगे तो 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, अब उसमें हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अब माइनस ए तो प्लस ए में चेंज हो गया, माइनस बी तो प्लस बी में चेंज हो गया, उसी तरह से ए तो माइनस ए माइनस सी तो सी, बी तो माइनस बी, सी तो माइनस सी और जी। तो यहाँ देखिए हमारा जो यह ए है वह माइनस ए डैश के बराबर हो गया, इसलिए इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। किस टाइप का मैट्रिक्स हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया।
अब है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर होगा तो वह सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट 0, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सबको नोट डाउन कर लीजिएगा या रिकॉल कर लीजिएगा, चूँकि एग्जाम नज़दीक है तो नोट डाउन के चक्कर में बहुत दिक्कत होगी। तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेंगे और एग्ज़ाम में जाएंगे, बढ़िया से एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, फोड़ देंगे एग्ज़ाम को मस्ती से। अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री सबका एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों से छूटेगा, जितना मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब अगला जो हमारा है एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ए मैट्रिक्स फाउंड बाय करस्पॉन्डिंग को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ए जो है जैसे कि हमारा है 1 2 3 7 2 5 3 4 1 है, तो फ्रॉम फर्स्ट रॉ एडजॉइंट मैट्रिक्स कह रहा है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स एडजॉइनिंग ए इज ए मैट्रिक्स फॉर्म बाय ट्रांसपोज, जिसको ट्रांसपोज करना है, क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो को फैक्टर ऑफ हम ए 1 निकालेंगे तो क्या होगा 2 5 4 1, उसी तरह से को फैक्टर ऑफ 2 7 5 3 1, को फैक्टर ऑफ 3 7 2 3 4, और इसका वैल्यू निकालना हम लोग जानते हैं कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर देते हैं, इसका -18 8 और 22 आ गया। उसी तरह से सेकेंड रो से यहाँ वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेकेंड रो से वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह से यहाँ थर्ड रो से वैल्यू निकालेंगे। और नाउ एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए जैसे ही करेंगे तो -18 8 22 10 -8 2 4 16 -12, और एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू -18 10 4, वही जो हमारा वैल्यू निकल करके आएगा। और इसको हम क्या कर देंगे, एडजॉइंट यानी कि ट्रांसपोज कर देंगे, चेंज कर देंगे। ट्रांसपोज जैसे ही करेंगे जिसका जो रो होगा इसके कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब इनवर्स मैट्रिक्स, इफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन इनवर्स ऑफ ए इज पॉसिबल। इफ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, कहने का मतलब कि ए जो है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब इनवर्स ऑफ ए इज पॉसिबल है। तब इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए जो हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ए। और मोड जहाँ की मोड ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मोड ए जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यह एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है कि 1 2 3 7 2 5 3 4 1, फाइंड ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो सबसे पहले तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे, तो मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो 1 × 2 - 20 करेंगे, 2 - 20 यानी कि 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, 3 का कोफैक्टर निकालेंगे और सबका वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 64 आएगा। यानी मॉड ए हमारा कितना आएगा, 64 आएगा। और एडजॉइन ऑफ ए, इसका मैट्रिक्स निकाल करके ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इससे पीछे वही वाला क्वेश्चन यहाँ लिए हैं इसलिए इसका वैल्यू पीछे निकाले हुए हैं, इसका वैल्यू हम लोग पीछे निकाले हुए हैं। तो एडजॉइन ऑफ ए यानी कि इसका जब हम को फैक्टर निकाल के वैल्यू निकालेंगे और उसको ट्रांसपोज करके तब एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे। तो अब नाउ ए इनवर्स जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए मॉड, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए मॉड। तो एडजॉइंट ऑफ ए इतना है और ए मॉड हमारा 64 है, इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स जो हमारा निकलेगा वह कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। यानी सब में हम क्या करेंगे, 64 से हर एलिमेंट में 64 से डिवाइड करेंगे। चूँकि हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करते हैं कि सब एलिमेंट में सेम नंबर से क्या करते हैं कि जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं उतना ही न्यूमरेटर में भी करते हैं। उसी तरह से इसके सारे एलिमेंट में 64 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स समाप्त हो गया। अब इसी में अलजेब्रा का एक और पार्ट है, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मेथड ऑफ मैट्रिक्स, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मेथड ऑफ मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करें। सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मेथड ऑफ मैट्रिक्स। तो a1x + b1y + c1z बराबर d1 है, a2x + b2y + c2z बराबर d2 है, a3x + b3y + c3z बराबर d3 है। तो यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे, लेट a बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3
C3 ले लेंगे, यानी एक्स वाई जेड को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और x बराबर क्या ले लेंगे, अब अलग मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, x बराबर एक्स वाई जेड, और कैपिटल D बराबर ले लेंगे D1 D2 D3। तो वी नो डेट ए एक्स बराबर जो है डी के है, ए एक्स बराबर किसके है, डी के है, ए इंटू एक्स बराबर किसके है, डी के है। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स डी, ए इन्वर्स डी, ए का इन्वर्स निकालेंगे और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा आएगा, अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। अगर मॉड ए बराबर जीरो नहीं होगा तब सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अगर मॉड ए बराबर जीरो होगा एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी बराबर भी जीरो होगा, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड गिव्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलता है। कितना सॉल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कब, जब मॉड ए जीरो हो और एडजॉइंट ए इंटू डी भी जीरो के बराबर हो, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलता है। उसके बाद इफ मॉड ए बराबर जीरो और एडजॉइंट ए इंटू डी नॉट इक्वल टू जीरो, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ऐसा इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगा या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। अब सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम है, यहाँ देख लीजिए। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे करेंगे, फॉर नन भट क्वेश्चन दिया है एक्स बी वन वाई सी वन जेड, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू जेड बराबर जीरो, ए थ्री एक्स बी थ्री वाई सी थ्री जेड बराबर जीरो। फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 x y z को यहाँ छोड़ देंगे बराबर जीरो, और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब है कैरोनियर्स रूल, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। तो वह किसने सॉल्व किया था, सबसे पहले कैरोनियर्स रूल, यानी कि कैरोनियर्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस मेथड से पहली बार सॉल्व किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कैरोनियर्स रूल। तो सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। तो कैरोनियर्स रूल से जैसा ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इफ़ डेल्टा बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। जैसे कि वहाँ पर क्या था कि मॉड ए बराबर अगर जीरो नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, उसी तरह से अगर डेल्टा बराबर जीरो नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। इसी को मॉड ए को कार्नियर्स ने क्या ले लिया था, डेल्टा ले लिया था। इफ़ डेल्टा बराबर जीरो and are delta 1 delta 2 delta 3 नॉन जीरो, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट एंड गिव्स नो सॉल्यूशन। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर डेल्टा बराबर जीरो हो, डेल्टा 2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब जीरो हो, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड गिव्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर थर्ड नंबर हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशन आएगा तो कैसा आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स टू इंटरचेंज एनी टू रो, multiply any row by any non-zero number, multiply any row by any non-zero number, then adding or subtracting with other rows. Elementary column operation also same as elementary row operation. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इफ A इज मैट्रिक्स देन IA बराबर A, इनवर्स ऑफ A बराबर IA बराबर A। तो चलिए A 2 3 4 5 ले लिए और I ले लिए जो हमारे यूनिट फंक्शन क्या ले लिए 1 0 0 1। तो IA जो है वह 2 3 4 5 बराबर A के हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। इफ़ A इंटू बी बराबर I, देन A इन्वर्स बराबर B हो जाएगा, A इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है अलजेब्रा का पार्ट समाप्त होता है। इस तरह से हमारा जो है अलजेब्रा का पार्ट समाप्त हो गया, और अलजेब्रा को हम लोगों ने एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कवर अप कर लिया है। इस तरह से अलजेब्रा जो है हमारा अलजेब्रा का क्रैश कोर्स में हमारा अलजेब्रा भी आज ख़त्म हो गया। तो आप सबसे बस एक यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और बच्चों तक यह वीडियो पहुंचे और हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, ताकि आप लोगों के लिए फिर आगे भी हम प्रयास जारी रखें। अभी वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, चूँकि लगभग 1 जनवरी के आसपास कहीं वीडियो बनाया हुआ था और उसके बाद आज वीडियो बना है, और आज ही हम लोगों ने कैलकुलस का जितना भी पार्ट था उसको कवर किया है, और उसके बाद अलजेब्रा पूरे अलजेब्रा को कवर किया है।
और इस तरह से चूँकि आप लोगों के लिए हम यही मटेरियल तैयार कर रहे थे जो हम कॉपी में लिखते हैं, चूँकि अब पढ़ाने के लिए और खासकर क्रैश कोर्स में पढ़ाने के लिए क्लास पढ़ाना अलग बात है और क्रैश कोर्स में पढ़ाना अलग बात है। क्रैश कोर्स में रैपिड रिवीजन की तरह पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। तो यही नोट्स तैयार कर रहे थे, इसलिए हम आप सबसे माफ़ी चाहेंगे कि वीडियो आने में लेट हो गया, लेकिन उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छा स्कोर करेंगे। और हमने 15 तारीख तक कहा है, तो लगभग हमारा अब सिलेबस ख़त्म ही है। अब हमको लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर 3D बस 2 चैप्टर बचा हुआ है। उसके बाद में क्रैश कोर्स हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैथ्स में अच्छा स्कोर करिए, बाकी सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन करते रहिए, चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। थैंक यू, गुड नाइट।